गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी को एक नए लेक्चर में फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है ना उसका आंसर। ठीक है, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि ये सारा जो आपका क्वेश्चंस है ना VAC पेपर, इस पेपर के अंतर्गत जितना भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था वो सारा हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। ठीक है, आपका जो है वो इसमें हम देखे थे क्या, आपका 1 नंबर का क्वेश्चंस, ठीक है, और साथ ही साथ 15 नंबर का क्वेश्चंस, 1 लाइनर क्वेश्चंस था, और आपका लॉन्ग क्वेश्चंस जो है ना उसको भी हम लोग देख चुके हैं, है ना। अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग यहाँ पे एक बार फिर से देख सकते हैं, है ना। देखिए ये सभी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है और बता रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आएगा, जितना भी सेट है आपका वो सभी सेट में आपको यहीं से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग बिना देरी किए हुए जो है वो सभी क्वेश्चंस को आप अपने से ज़रूर बना लें, है ना। देखिए यहाँ पे 1 नंबर वाला जो क्वेश्चन है इसको आप लोग जो है वो खुद से कीजिए, ठीक है, हो जाएगा, बहुत ही आसान है ना। अगर नहीं होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, फिर हम इसका जो है नहीं होगा तो एक लेक्चर में सभी का आंसर भी हम बता देंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट करके हमें जरूर सूचित करें, है ना। लेकिन आपका लॉन्ग क्वेश्चन है उसका देखिए आपको सटीक आंसर लिखना है। ठीक है, तो सटीक आंसर लिखने के लिए आपको जो है वो आंसर देखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लोगों के लिए जो है वो जितना भी 15 नंबर का हम क्वेश्चन दिए हैं, है ना, करीबन आपको 50 क्वेश्चन के लमसम या फिर इससे ज़्यादा ही क्वेश्चन होगा, काउंट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ पे जो है वो आपको 50 क्वेश्चन से ज़्यादा दिया गया है, तो एक एक क्वेश्चन को हम लेंगे और बारीकी से उसका आंसर भी डील करेंगे। और बता रहे हैं आपको जो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है ना, वो बहुत ही सिंपल, वेरी वेरी सिंपल एकदम, है ना, आसानी वे में स्टेप बाय स्टेप आपको जो है तोड़कर ऐसा आपको बताया गया है ताकि जो है आप बहुत ही आसान वे में अपने आंसर को कर सके और कम टाइम लगे। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के पास समय नहीं है ना, तो समय को ध्यान में रखते हुए एग्जाम ओरिएंटेड होकर आपको जो है वो आंसर को तैयार किया गया है। तो आंसर आप लोग देख सकते हैं, सिर्फ आप लेक्चर को सुनेंगे भी ना तो आपका जो है वो बहुत ही अच्छा एग्जाम जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग को क्वेश्चंस क्या बोला है, महावीर स्वामी के जीवनी एवं उनके उपदेशों का वर्णन करें। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग बहुत ही सिंपल वे में देने की कोशिश करेंगे और टू द पॉइंट बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, एग्जाम में भी आप लोग ज़्यादा लेंदी करने की कोशिश मत कीजिएगा, हूबहू आप ऐसे ही लिखिए, क्वेश्चन तो आपका एज इट इज ऐसा ही आने वाला है ना, तो उसका आंसर आप लोग इस तरीके से लिखिएगा, आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको बोला है महावीर स्वामी के जीवनी एवं उनके उपदेशों का वर्णन करें। तो महावीर स्वामी के जीवनी और उपदेश, पहला हम लोग देखेंगे जीवनी, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे उपदेश। ठीक है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, किसी भी प्रकार से कोई समस्या होता है आपको समझने में तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, हम कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें जो है आपका तीर्थकर थे, है ना। आपको नाम बताना है, कमेंट में करके बताइए। तो 23वें जो थे वो कौन से तीर्थकर थे। ठीक है, चलिए आप लोग जल्दी से बताइए तो, है ना। यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे बोला है आपको कि महावीर जो स्वामी जो थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, उनका जन्म जो है वो 599 ईसा पूर्व बिहार राज्य के वैशाली के निकट एक कुंडलपुर नामक स्थल है, वहाँ पे हुआ था। किनका? महावीर स्वामी का। ये जीवनी पढ़ रहे हैं तो जो महावीर स्वामी का जीवन है उसी से रिलेटेड आपको सारी चीज़ों को यहाँ पे लिखना है। ठीक है, उनके माता और पिता का नाम क्या था, देखिए पिता का नाम जो है वो सिद्धार्थ और माता का नाम जो है वो त्रिशला देवी था। ठीक है, वे क्षत्रिय वंश से थे और लिच्छवी वंश के राजा के पुत्र थे। ठीक है, ये था आपका महावीर स्वामी, है ना, का जो है वो परिचय। ठीक है, जीवनी का पहला परिचय था। ठीक है, जीवनी का परिचय। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे और भी आपको बताया गया है महावीर स्वामी के बारे में। बोला महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में, है ना, 30 वर्ष की आयु में जो है वो घर बार छोड़कर तपस्या और साधना का मार्ग अपनाया। ठीक है, तपस्या और साधना का मार्ग अपनाया, यानी कि 30 साल का उम्र जब था तो महावीर स्वामी ने जो है वो घर को छोड़ दिए थे और घर को त्याग कर उन्होंने तपस्या और साधना करना ही जो है वो उचित समझा। ठीक है, उन्होंने यह बोला कि उन्होंने 12 वर्ष तक कठोर तपस्या किया और तप करने के बाद जो है वो अंततः उन्हें केवल्य ज्ञान यानी कि सर्वज्ञता प्राप्त हुआ। ठीक है, सर्वज्ञता के रूप में जो है उन्होंने निखरे और देखिए उसके बाद उन्हें जो है विजेता यानी कि जिन कहलाए, है ना। जो महावीर स्वामी थे 12 वर्ष तक तपस्या करने के बाद जो है वो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान प्राप्त होने के बाद उन्हें विजेता कहने लगे, है ना, विजेता कहलाएं। ठीक है, उन्होंने अपना जीवन अहिंसा, सत्य, असत्य और यानी कि चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य और आपका जो है गृह, ठीक है, अपरिगृह मतलब है यहाँ पे संपत्ति का त्याग, जैसे सिद्धांतों के प्रचार में जो है वो अपना जीवन को समर्पित कर दिया। ठीक है, महावीर स्वामी का जो है वो निर्वाण 527 ईसा पूर्व जो है वो पावापुरी के बिहार में हुआ था। ठीक है,
इनका अब उद्देश्य को देखते हैं, ठीक है। उद्देश्य भी आपका इसी तरीके से है जिस प्रकार से हम लोग जीवनी देखे थे, है ना। इसमें भी आपका बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से आपको लिखा हुआ देख सकते हैं। महावीर स्वामी के मानवता के लिए अनेक महत्वपूर्ण उपदेश दिए गए हैं, है ना, जिनमें से कुछ, यानी कि महावीर स्वामी के द्वारा, है ना, मानवता के लिए अनेक उपदेश दिए गए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख है। अहिंसा पहला, ठीक है। अहिंसा का मतलब है कि महावीर का प्रमुख सिद्धांत था अहिंसा परमो धर्म, ठीक है, अर्थात अहिंसा ही परम धर्म है। उन्होंने प्रत्येक के प्रति करुणा और दया की भावना रखने की शिक्षा दी, ठीक है। दूसरा क्या था इनका उपदेश का, देखिए यहाँ पे आपका जो है वो सत्य, यानी कि सत्य बोलना, सत्य का पालन करना उनके उपदेशों का एक मुख्य आधार था, ठीक है। सत्य बोलना, सत्य का पालन करना जो महावीर स्वामी का उद्देश्य था, उन उपदेशों का, ठीक है, महावीर स्वामी का जो उपदेश था उन उपदेशों का एक जो है वो अहम हिस्सा था, ठीक है। उसके बाद असत्य का मतलब है त्यागना, ठीक है, अभी आप लोग देखे थे, है ना, घर को त्यागना, है ना, संपत्ति को त्याग देना, बिना अनुमति के किसी भी वस्तु का लेना, है ना, गलत है, ठीक है। उन्होंने ईमानदारी से न्याय का पालन करने की जो है वो प्रेरणा दी, ठीक है। उसके बाद ब्रह्मचर्य, ठीक है। ब्रह्मचर्य में क्या है, उन्होंने इंद्रियों के संयम और आपका ब्रह्मचर्य का पालन करने का आवश्यकता बताया, है ना। यानी कि देखिए यहाँ पे बोला है क्या, ब्रह्मचर्य में क्या होता है कि जो भी आपका इंद्रियां है ना, वो सभी इंद्रियों के ऊपर संयम रखा जा सकता है, ठीक है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से को आवश्यक बताया गया है उनके द्वारा, है ना, महावीर स्वामी के द्वारा, ठीक है। उसके बाद है अपरिग्रह, है ना, यानी कि आपको भौतिक अवस्थाओं के प्रति जो है वो आपको क्या करना है, आसक्ति को त्यागना चाहिए, ठीक है। आसक्ति को त्यागना चाहिए, कम से कम वस्तुओं में संतोष की भावना रखनी चाहिए। और अन्य उपदेश के अंतर्गत आ जाएगा, प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है और मोक्ष का प्राप्त कर सकती है, ठीक है। आत्मा जो है वो स्वतंत्र है और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। कर्म के सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगता है ना। जो भी व्यक्ति जो करता है उसी कर्म के सिद्धांत के अनुसार होता है ना। जो जैसा करता है वैसा ही उसका फल मिलता है। अगर आज आप लोग अच्छे से पढ़िएगा तो कल आपका रिजल्ट बेहतर आएगा, ठीक है। अदरवाइज आपको जो है वो कल रिजल्ट नहीं अच्छा आएगा तो आज आप जाहिर सी बात है नहीं पढ़ रहे होंगे, ठीक है। आत्मशुद्धि और आत्मज्ञान के लिए, है ना, आत्मशुद्धि और आत्मज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है, ठीक है। उसके बाद देखिए निष्कर्ष यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। महावीर स्वामी ने जैन धर्म को एक नई दिशा दी, ठीक है। उनके उपदेश आज भी नैतिकता, करुणा और आत्मसंयम, ठीक है, क्या है, आत्मसंयम के प्रेरणा स्रोत है, ठीक है। उनका जीवन एक आदर्श तपस्वी और महान विचारक के रूप में मानवता के लिए मार्गदर्शक है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें ये क्वेश्चंस, है ना। उसके बाद है आपका यहाँ पे देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के नगर योजना की व्याख्या करें, है ना। ये भी क्वेश्चंस बेहद इंपॉर्टेंट है ना, देख सकते हैं। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको कोई ना कोई एक सेट में देखने के लिए आपको मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए आप लोग जरूर से करके जाइएगा। देखिए यहाँ पे बोला है सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना की व्याख्या। सिंधु घाटी सभ्यता, है ना, सबसे पहले हम लोग क्या करें, सिंधु घाटी सभ्यता का नगर योजना का व्याख्या कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता, है ना, में हम लोग देखेंगे सबसे पहले, है ना, कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो 3300 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक का समय पीरियड को ही आपका सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। प्राचीन भारत की एक अत्यंत और उन्नत, साथ ही साथ अत्यंत उन्नत के साथ साथ आपका संगठित नगरीय सभ्यता था आपका सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। यहाँ पे देखिए आगे आपको क्या बोला है ना। इसके प्रमुख नगर थे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, चान्होदड़ो, है ना। आपका ये सभी जो है वो आपका प्रमुख नगर था आपका सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो है, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो है वो प्रमुख नगर कौन सा था तो ये आपका सभी हो जाएगा। इस सभ्यता के जो आपका योजना था, है ना, इस सभ्यता की योजना अत्यधिक सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक थी, जो तत्कालीन समय में अत्यंत जो है वो उन्नत मानी जाती है, ठीक है। यानी कि बोलने का मतलब ये है कि जो ये सभ्यता था, है ना, आपका सिंधु घाटी सभ्यता, ये था जो आपका इसमें जो नगर योजना था अत्यधिक सुव्यवस्थित, यानी कि सभी चीज़ों को बहुत ही व्यवस्थित ढंग से जो है वो किया गया था, ठीक है, और वैज्ञानिक तरीके से, इसलिए तत्कालीन समय में अत्यंत सुव्यवस्थित और जो है आपका अत्यंत उन्नत माना जाता है ये सभ्यता को। उसके बाद देखिए जिसमें से आपका नगर योजना की विशेषता यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो नगर योजना का विशेषता सबसे पहले आप लोग रिलेट कीजिए, समझिए बात को हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता कैसा था उसके बारे में आपको यहाँ पे परिचित है ना, एक परिचय दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद आपका सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत कौन कौन सा आपका जो है वो नगर आ जाएगा उसके बारे में। अब उस नगर का क्या व्यवस्था था, किस तरीके से आपका तकनीक था, है ना, और वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित तरीके से अरेंज था, इसके हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहला आपका था कि संगठित नगरीय व्यवस्था, है ना, यानी कि जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता है उसका जो नगरीय व्यवस्था था वो संगठित था, है ना। पहला देखिए यहाँ पे बोला है नगरों का निर्माण पूर्व पश्चिम दिशा के में जो है वो किया गया था। जो नगर का निर्माण था ना वो पूर्व से लेकर पश्चिम दिशा की ओर किया गया था, ठीक है। नगर आमतौर पर दो भागों में बटे हुए थे, ठीक है।
यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। बोला आपको क्या है, बोला है कि नगर आमतौर पर दो भागों में बटा हुआ था। एक आपका जो था वो ऊपरी भाग और दूसरा निचला भाग, है ना। तो यहाँ पे जो आपका ऊपरी भाग था उसको दुर्ग बोला जाता था, ठीक है। अब दुर्ग में जो है वो क्या होता था, दुर्ग में आपका प्रशासनिक होता था और धार्मिक कार्य होते थे, ठीक है। यानी कि एक आपका ऊपरी भाग है और एक नीचे है। इस भाग में दुर्ग जो भाग है, इस दुर्ग भाग में आपका प्रशासनिक और धार्मिक कार्य होता था, ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे आपको दिया है सड़कें और गलियाँ, ठीक है। आपका जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें किस प्रकार से होती थी। सड़कें सीधी और एक दूसरे से जो है वो समकोण पर आधारित होती थी, कटती थी, यानी कि इस तरीके से, है ना। देखिएगा यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि आपका जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, उस सभ्यता में जो सड़कें थी, है ना, वो सड़कें कैसा होती थी, सीधी होती थी, है ना, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से बहुत सारा, है ना। और आपका जो है वो एक दूसरे को समकोण यानी कि 90 डिग्री पर काटती थी, जिससे पूरा नगर एक जो है वो क्या है, ग्रिड प्रणाली में बसा होता था, ठीक है। मुख्य सड़कें जो है वो 9 से 10 मीटर तक चौड़ी होती थी। इसका जो चौड़ाई होता था सड़क की वो 9 से लेकर 10 मीटर तक की होती थी, ठीक है। उसके बाद पक्के मकान, है ना, मकान जो है वो आपका ईंट से बने होते थे और 2 या 3 जो है वो मंजिलों के होते थे, 1-2 नहीं, 2 या 3 मंजिल का, ठीक है। यहाँ पे प्रत्येक मकान में आमतौर पर कुआं, रसोई घर, स्नान घर और नालियाँ भी व्यवस्थित था, ठीक है, प्रत्येक मकान में, ठीक है। उसके बाद देखिए जल की निकासी प्रणाली कैसा था सिंधु घाटी सभ्यता में। तो सिंधु सभ्यता में सबसे जो है आपका महान उपलब्धि उसकी नाली व्यवस्था था, ठीक है। इस नाली व्यवस्था को जो है वो बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था माना जाता है आपका सिंधु घाटी सभ्यता में। हर घर से निकलने वाला पानी एक सार्वजनिक नाली में जो है वो जाता था, जिसे ढककर बनाया गया था। समझ गए। अभी आप लोग देखते होंगे कि आप लोग सड़क के किनारे जो है वो सबकी के घर से एक जो है नाला निकला हुआ रहता है और उस नाले में जो है सार्वजनिक तरीके से सभी का पानी जाता है ना। अब उसको जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से ऊपर से ढलाई करके ढक दिया जाता है। तो ये व्यवस्था था आपका किसमें, सिंधु घाटी सभ्यता में। नालियों की सफाई के लिए जो है वो मैन होल जैसी संरचनाएं थी। मैन होल का मतलब जैसे कि जगह जगह पे आपका एक मुख्य द्वार छोड़ देना नालियों के बीच में, जहाँ से उसका सफाई किया जा सके, ठीक है। उसके बाद है आपका सार्वजनिक स्नान घर, है ना। मोहनजोदड़ो का महान स्नान घर विश्व की जो है वो प्राचीनतम सार्वजनिक जगहों में से एक है। यानी कि यहाँ पे बोलने का मतलब ये है दोस्तों कि मोहनजोदड़ो का जो आपका महान स्नान घर था, ठीक है, ये आपका विश्व का प्राचीनतम सार्वजनिक, है ना, विश्व का प्राचीनतम सार्वजनिक जल संरचनाओं में से एक गिना जाता था। इसका प्रयोग धार्मिक या सामाजिक उपदेशों के लिए किया जाता था, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है ना, गोदाम और अन्न घर, है ना, जहाँ पे अनाजों को भंडार किया जाता था, है ना, वो कैसा था आपका सिंधु घाटी सभ्यता में। तो बड़े बड़े नगरों, है ना, का निर्माण किया गया था, ठीक है। साथ ही साथ जहाँ अन्न का भंडारित किया जा सके, ये जो आप बड़े बड़े अन्य नगरों का निर्माण किया गया था, है ना, जहाँ अन्न का भंडारित किया जा सके, ठीक है, किया जाता था, ठीक है। यानी कि इस नगर का, अन्न नगर का इसलिए निर्माण किया गया था क्योंकि वहाँ पे जो है अन्न को भंडारित करके रखा जा सके। लोथल जैसे बंदरगाह नगरों में गोदामों और जहाज़ों के लिए जो है वो आपका क्या था, डॉकयार्ड की व्यवस्था था, ठीक है। उसके बाद कुएं और जल व्यवस्था कैसा था, देखिए घरों में जो है वो व्यक्तिगत कुएं पाए जाते थे। व्यक्तिगत यानी कि इंडिविजुअल जो है आपका कुएं होता था, ठीक है, जिससे जल आपूर्ति की जो है वो व्यक्तिगत सुविधा ये थी, ठीक है। जिससे क्या होता था कि जल जो आपूर्ति है वो व्यक्तिगत था, ठीक है। आपका कुछ सार्वजनिक कुएं भी थे जिनसे क्या होता था, पूरे मोहल्ले को पानी मिलता था, ठीक है। तो यहाँ पे निष्कर्ष देख सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना प्राचीन विश्व की सर्वाधिक उन्नत योजनाओं में से एक थी। इसकी विशेषताएं आज भी आधुनिक शहरी विकास के लिए प्रेरणा का एक स्रोत है। यहाँ जो है आप लोग देखे होंगे कि अभी भी आप लोग शहर में देखिएगा तो इसी तरीके से एक नाली व्यवस्था है ना। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं प्रत्येक घर में भी आपका पेयजल की सुविधा है ना, जो है वो आपका प्राचीन भारत की तकनीकी, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये है दोस्तों 2 क्वेश्चंस आज हम लोग इसमें डील किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इसी तरह कंटिन्यू बने रहें। देखिए ये सारे क्वेश्चंस आपको हम प्रोवाइड कर चुके हैं, है ना। तो आप लोग अगर नहीं किए हैं तो जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि सारा क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर से कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF और साथ ही साथ आपको वहाँ पे इसका जो भी आपका रिलेटेड आपके एग्जाम से, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगा वो सबसे पहले आपको प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।